नमस्कार दोस्तों, पीएसपी एकेडमी में आपका स्वागत है। पीएसपी एकेडमी जो कि कस्टम ब्रोकर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश श्रीवास्तव, कस्टम ब्रोकर फैकल्टी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कस्टम ब्रोकर एग्ज़ाम के 2019 के क्वेश्चन पेपर की 1 to 50 क्वेश्चंस का मेरा वीडियो आप पहले देख चुके हैं। 50 to 100 क्वेश्चन का ये सेकंड वीडियो आपके सामने है। इस क्वेश्चन पेपर में 150 MCQs थे, जिसमें से आज हम 50 to 100 क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। आपसे मिल रहे रिस्पॉन्सेस के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 51। द मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS इज ए फर्स्ट ऑप्शन इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन स्कीम, एक्सपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्कीम, एक्सपोर्ट रिवार्ड स्कीम, नन ऑफ द एबव। देखिए, दो तरह की स्कीम्स होती हैं, ड्यूटी एग्जेम्पशन स्कीम एंड रिवार्ड स्कीम्स। चूंकि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम में आपको स्क्रिप मिलती है, तो इसलिए ये रिवार्ड स्कीम है। इसमें ड्यूटी एग्जेम्पशन नहीं मिलता, इसमें स्क्रिप मिलती है, इसलिए ये रिवार्ड स्कीम है। इसलिए थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 52. Coal is classifiable under which of the following chapters? चैप्टर 27 में कोल जाता है, इसलिए योर ऑप्शंस आर चैप्टर 93, चैप्टर 84, चैप्टर 27, चैप्टर 12। कोल जो क्लासीफाई होता है वो चैप्टर 27 में होता है, इसलिए चैप्टर 27 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, who is the proper officer under section 149 to amend the bill of entry after goods have been cleared from customs? कस्टम से एक बार माल निकल गया, उसके बाद अगर बिल ऑफ एंट्री को अमेंड करवाना हो तो उसके लिए प्रॉपर ऑफिसर कौन है? देखिए, चैप्टर 140 सेक्शन 149 के लिए जो प्रॉपर ऑफिसर है वो डिप्टी और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कस्टम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54। वाई इंपोर्टेड फूड आइटम्स आर रेफर्ड टू FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड आइटम्स फसई में क्यों रेफर किए जाते हैं? फसई क्या है? फूड सेफ्टी इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी है। तो फूड से रिलेटेड जितने भी शिपमेंट होते हैं वो FSSAI में रेफर्ड होते हैं, मतलब आपको क्लियरेंस लेना होता है फसई से भी। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सेफ्टी इन इंडिया, फर्स्ट ऑप्शन। इट प्रिवेंट्स पॉल्यूशन, नो। इट इज supervising body for all radioactive materials, this is not related to radioactive materials, none of the above। so food safety वाला जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड सेफ्टी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। द फाइंडिंग्स ऑफ SBB incorporating all relevant facts, submissions made by the importer that has been approved by the principal commissioner and forwarded to the concerned appraising group for further action is called, first option is investigation report, second option is show cause notice SCN, third option is SBB report and fourth option is none of the above। देखिए, SBB जो होता है स्पेशल वैल्यूएशन ब्रांच, वो पहले SBB रिपोर्ट या SBB ऑर्डर इशू करता था, बट आफ्टर 2016 देयर वाज ए नोटिफिकेशन 5/2016। आफ्टर 2016 उसका नाम बदल गया है। पहले SBB ऑर्डर होता था, अब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट IR उसका नाम हो गया है। तो योर फर्स्ट
Option investigation report is the correct answer. Coming to question number 56. What is the time limit for filing refund claim for refund of duty under section 27 of the Customs Act 1962 where duty paid under protest? जब भी ड्यूटी अंडर प्रोटेस्ट पे की जाती है तो उसकी टाइम लिमिट जो होती है रिफंड की वो हट जाती है। तो आपके ऑप्शंस देखते हैं। नो टाइम लिमिट, 3 मंथ्स फ्रॉम द रिलीवेंट डेट, 6 मंथ्स फ्रॉम द रिलीवेंट डेट, 12 मंथ्स फ्रॉम द रिलीवेंट डेट। फर्स्ट ऑप्शन is your correct answer, no time limit. Coming to question number 57. The acronym FSSAI stand for, now you know better, Food Standard and Safety Authority of India, Food Safety and Standard Authority of India, Food Standard and Service Authority of India, Food Safety and Service Authority of India. Option 2 is your correct answer. Why? Food Safety and Standard Authority of India. This is the correct name of FSSAI. Coming to question number 58. Facility of deferred payment of custom duty has been provided at present to which category of importers? देखिए कस्टम में एक प्रोग्राम चलता है AEO, ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर। उस ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर के AEO टायर 2 टायर 3 को डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी की फैसिलिटी दी हुई है गवर्नमेंट ने। तो इसमें जो ऑप्शंस हैं आपके ACP, AEO, AEO टायर 2, DPD, इनमें से थर्ड जो आपका ऑप्शन है AEO T2 इज द करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 59. What is bonding of goods under section 59 of the Customs Act 1962? बॉन्डिंग क्या है अंडर सेक्शन 59? ऑप्शंस देखते हैं। स्टोरेज ऑफ गुड्स एट ए स्पेसिफाइड प्लेस ऑन विच एप्लीकेबल ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड। स्टोरेज ऑफ गुड्स एट ए स्पेसिफाइड प्लेस ऑन विच एप्लीकेबल ड्यूटी हैज बीन पेड। क्लियरेंस ऑफ गुड्स आफ्टर इंपोर्ट, नन ऑफ द एबव। देखिए बॉन्डिंग कब होती है? जब वेयर हाउसिंग होती है। वेयर हाउसिंग क्यों होती है? क्योंकि बंदा अभी पेमेंट नहीं करना चाहता ड्यूटी का, स्टोरेज की उसके यहाँ समस्या है, या उसके पास पैसा नहीं है ड्यूटी देने के लिए। इन दैट केस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। स्टोरेज ऑफ गुड्स एट ए स्पेसिफाइड प्लेस ऑन विच एप्लीकेबल ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, राइट। Coming to next question, question number 60. Redemption fine in lieu of section 125 of Customs Act कहता है redemption fine in lieu of confiscation। तो देखिए इसमें confiscation किस में आ रहा है? ऑप्शन 1 सीजर, ऑप्शन 2 डिस्पोजल, ऑप्शन 3 confiscation, ऑप्शन 4 ऑक्शन। ऑप्शन 3 confiscation is your correct answer. Coming to question number 61. While applying rule 4 of custom valuation determination of price of imported goods rules 2007, if more than one transaction value of the identical goods is found, then which value shall be taken to determine the value of imported goods? रूल 4 कहता है कि आइडेंटिकल गुड्स की अगर बहुत सारी वैल्यू दी हुई है तो विद इन 6 मंथ्स जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो कंसीडर की जाएगी। तो 61 में जो फर्स्ट आपका ऑप्शन है लोएस्ट, एवरेज, हाईएस्ट, नन ऑफ द एबव, फर्स्ट ऑप्शन है आपका लोएस्ट। दिस इज योर करेक्ट आंसर। Coming to question number 62. A machine is imported for rupees 1 lakh CIF cost insurance freight. The basic custom duty on the goods is 10% ad valorem. Social welfare surcharge SWS is 10%. The rate of integrated tax and compensation cess are 18% and 15% respectively. Please calculate the integrated tax.
एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब एस डब्ल्यू एस दिया हो क्वेश्चन में तभी आपको एस डब्ल्यू एस कैलकुलेट करना है। अगर एस डब्ल्यू एस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको कैलकुलेट नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात कि आईजीएसटी जो कैलकुलेट होती है वो सारी ड्यूटीज के टोटल पे कैलकुलेट होती है। अब यहां देखिए सीआईएफ वैल्यू 1,00,000 रुपीज है एंड बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन द गुड्स इज 10%। 1,00,000 रुपीज का 10% कितना हुआ? 10,000। 10। अब एस डब्ल्यू एस जो होता है वो कैलकुलेट होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी पे। बेसिक कस्टम ड्यूटी कितनी आई आपकी? 10,000। 10,000 का 10% आपने निकाला, एस डब्ल्यू एस 10% आपने निकाला, 10,000 का आया 1,000 रुपीज। कितना हो गया आपका टोटल? 10,000 रुपये बेसिक कस्टम ड्यूटी, 1,000 रुपीज एस डब्ल्यू एस, टोटल हो गया 11,000 रुपीज। 11,000 रुपीज को ऐड कर दीजिए सीआईएफ वैल्यू में, कितना हो गया? 1,11,000 रुपीज। 1,11,000 का 18% आप निकाल लीजिए, वो होगा आपका इंटीग्रेटेड टैक्स एंड इंटीग्रेटेड टैक्स वो होगा आपका, वो कितना आएगा? 1,11,000 का 18% जो आएगा 19,980 रुपीज आएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens if the importer does not clear the goods which are freely importable? देखिए अगर इंपोर्टर जो फ्रीली इंपोर्टेबल गुड्स है वो विद इन 30 डेज क्लियर नहीं करता है, बिल ऑफ एंट्री फाइल नहीं करता है, इन दैट केस ऑक्शन हो जाएगा। ऑक्शन कौन करेगा? कस्टोडियन करेगा विद द ड्यू परमिशन फ्रॉम द कस्टम्स। तो अब देखिए आपके ऑप्शंस। द कस्टोडियन में ऑक्शन द गुड्स इफ द सेम रिमेन अनक्लियर्ड फॉर 30 डेज। द कस्टम्स में कॉन्फिस्केट द गुड्स इफ द सेम रिमेन अनक्लियर्ड फॉर 30 डेज। द कस्टम्स में ऑक्शन द गुड्स इफ द सेम रिमेन अनक्लियर्ड फॉर 30 डेज, नन ऑफ द अबव। फर्स्ट ऑप्शन, द कस्टोडियन में ऑक्शन द गुड्स इफ द सेम रिमेन अनक्लियर्ड फॉर 30 डेज इज योर करेक्ट आंसर। Coming to next question, question number 64. Whether duty drawback under section 75 of the Customs Act 1962 available for export of goods not manufactured in India? देखिए नॉट मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, मान लीजिए इंपोर्टेड आइटम है, अगर वो एज इट इज एक्सपोर्ट हो रहा है दैट कम्स अंडर री एक्सपोर्ट in section 74. When it is manufactured in India and it is getting exported, then 75 applies. जो आपके सेक्शन 75 की हेडिंग है वो क्या कहती है? ड्रॉबैक ऑन इंपोर्टेड मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग और ऑफ गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड। इट मीन्स कि अगर आपका माल इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड नहीं है देन 75 आपको नहीं मिलेगा ड्रॉबैक। अब देख लीजिए ऑप्शंस आपके। फर्स्ट ऑप्शन इज यस, इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन इज नो, यस दिस इज द करेक्ट आंसर। यस इफ सम कंपोनेंट्स यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ सच गुड्स वर एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, not relevant. Yes if they are reworked, no that is not. Coming to next question, question number 65. What is the time limit within which the containers of durable nature are to be re-exported as per notification number 104/94 customs? देखिए जो कंटेनर्स आते हैं जिनमें माल स्टफ होके आता है 40 फीट 20 फीट ओपन टॉप ऑल टाइप्स ऑफ कंटेनर्स, तो वो जो इंपोर्ट होते हैं कंटेनर्स, माल तो निकल के चला जाता है फैक्ट्री में,
वो जो कंटेनर्स होते हैं एम्प्टी कंटेनर्स, वो 6 महीने के अंदर अंदर री एक्सपोर्ट हो जाने चाहिए इफ़ यू डोंट वांट टू पे ड्यूटी ऑन दोज कंटेनर्स। तो इसमें आपके ऑप्शंस देखते हैं, 6 मंथ्स और एक्सटेंडेड पीरियड, 1 year, 3 months, none of the above. First option, the 6 months or extended period is your correct answer. Coming to the next question. Shipping bill presented by an exporter is deemed to be an application for refund of integrated tax paid on the export goods when Leo is granted, goods are registered for examination, goods are loaded on the vessel, EGM and valid return in form GSTR 3B are filed. देखिए, जो IGST एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट अगर दी जाती है, कैश डिपॉजिट की जाती है, तो वो रिफंड हो जाती है एंड दैट इज एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। बट वो ऑटोमेटिक कब है? जब EGM फाइल हो जाए उस माल के लिए। EGM मतलब एक्चुअली में जिस वेसल पे वो माल जाना है उसको परमिशन मिल जाए और वो चला जाए। एंड सेकंड थिंग इज GSTR 3B, जो आपका एक रेगुलर इंटरवल पे जो आप GST का रिटर्न फाइल करते हो, दैट इज GSTR 3B। कोई 1 महीने में करता है, कोई 3 महीने में करता है। तो वो फाइल हो जाए तब आपका जो रिफंड है वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, EGM एंड वैलिड रिटर्न इन फॉर्म GSTR 3B आर फाइल्ड। फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। Coming to next question, leather jacket is classifiable under which of the following chapters? Leather jackets comes, leather jackets, leather, for leather chapter 42। तो आपके ऑप्शंस हैं चैप्टर 50, चैप्टर 45, चैप्टर 44, 42, चैप्टर 52। ऑप्शन नंबर 3 चैप्टर 42 इज योर करेक्ट आंसर। Question number 68. In case the importer is not satisfied with the test report, can he request for the retest? देखिए क्या होता है, गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं, कस्टम अथॉरिटीज जो हैं, वो टेस्टिंग करवाती हैं आपके माल की। इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपोजिशन यू हैव डिक्लेयर्ड, तो वो कहती हैं कि जी हम खुद टेस्ट करवा के देखेंगे कि आपने जो डिक्लेयर किया है वो सही है या गलत है। अब मान लीजिए उन्होंने टेस्ट करवाया और वो टेस्ट फेल हो गया, आपने कुछ और कंपोजिशन डिक्लेयर किया था, उसका कंपोजिशन कुछ और है। इन दैट केस ये पूछता है, इन केस द इंपोर्टर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द टेस्ट रिपोर्ट, इंपोर्टर अगर सेटिस्फाई नहीं है उस टेस्ट रिपोर्ट से, कैन ही रिक्वेस्ट फॉर द रीटेस्ट? यस, कर सकता है, ये फैसिलिटी मिली हुई है। तो आपके ऑप्शन है यस, यस ओनली आफ्टर फाइलिंग अपील अगेंस्ट द टेस्ट रिपोर्ट, यस ओनली इन केस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, नो, किसी भी केस में कर सकता है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर 1 यस इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। License granted to a custom broker under Custom Broker Licensing Regulation 2018 can be first sold to any other broker, second transferred to any other broker। CBLR 2018 जो है उसका रेगुलेशन फर्स्ट, सबसे पहला रेगुलेशन ये कहता है कि लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दीज रेगुलेशंस कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड और सोल्ड इन एनी मैनर। तो यहां आपका आंसर क्या होना चाहिए? किसी भी तरह से ना तो ट्रांसफर हो सकता है और ना तो उसको सेल आउट किया जा सकता है। आपके ऑप्शंस हैं ओनली फर्स्ट है, सोल्ड टू एनी अदर ब्रोकर, नो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ट्रांसफर टू एनी अदर ब्रोकर, नो, none of first and second, yes, this is the correct answer, only second, no, option third, none of first and second,
is your correct answer. Coming to question number 70. Whether MEIS SEIS script can be used for payment of IGST and compensation says no. In any case you cannot pay customs due IGST or compensation says using your MEIS or SEIS credit script. So option number 4, no, is your correct answer. Coming to next question. Importer as per the Customs Act 1962 includes first, beneficial owner of the goods, second, owner of the goods, third, any other person holding himself to be the importer of the goods. All mentioned three are included in the definition of importer. So option number 4, first, second and third is your correct answer. Coming to question number 72. Which export benefit can also be taken while exporting under the EPCG scheme? Virtually with the EPCG scheme you can opt for any scheme. So advance authorization, DFIA, duty drawback, all the three schemes benefit can be taken with EPCG scheme. So option number 4th is your correct answer, which include all the three schemes. Coming to next question number 73. New pneumatic rubber tires are classifiable under which of the following chapters? Tires made of rubber, and rubber is classified under chapter 40. So your options are chapter 59, chapter 68, chapter 19, chapter 40. Rubber is classified under chapter 40. That's why rubber tires are classifiable under chapter 40. Fourth option is your correct answer. Coming to question number 74. Status of bill of entry can be tracked by the importer on the CBIC site, IceGate site, Indian portal site, none of the above. IceGate साइट पे आप अपनी बिल ऑफ एंट्री का स्टेटस चेक कर सकते हो, शिपिंग बिल का स्टेटस चेक कर सकते हो, बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं. आप एक बार विजिट करिएगा आइसगेट की वेबसाइट, तो आपको पता लगेगा कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं. आइसगेट पे बहुत सारे काम होते हैं. तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 75. इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स इज, देखिए सेकेंड हैंड गुड्स जब इंपोर्ट होती है तो अगर कैपिटल गुड्स है तो फ्रीली इंपोर्टेबल है, और अगर वो अदर देन कैपिटल गुड्स है मतलब रेवेन्यू गुड्स है तो रेस्ट्रिक्टेड है. देन आपके ऑप्शंस देखते हैं. रेस्ट्रिक्टेड, प्रोहिबिटेड, फ्रीली इंपोर्टेबल, इंपोर्टेबल विद सर्टेन कंडीशंस. तो आपका आंसर होगा फर्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड. इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स अदर देन कैपिटल गुड्स इज रेस्ट्रिक्टेड. Coming to question number 76. A self-assessed bill of entry can be reassessed by the proper officer of customs, cannot be reassessed by the proper officer of customs, can be reassessed only after permission of chief commissioner of customs, can be reassessed only after serving a notice to importer. देखिए अभी जो चल रहा है वो सेल्फ असेसमेंट चल रहा है. सारी बिल ऑफ एंट्री जो हम फाइल करते हैं वो सेल्फ असेस्ड होती हैं. अनटिल एंड अनलेस वो अप्रेजमेंट में जाए और अप्रेजर को उस पर कोई शुभा शंका ना हो जाए, कोई डाउट ना आ जाए. डाउट आ जाता है, वेरीफाई करता है, अगर
मिसमैच हो जाता है तो प्रॉपर ऑफिसर उसको रीअसेस्ड करता है, रीअसेसमेंट करता है उसका, और उसको उस रीअसेसमेंट करने के लिए उसको किसी तरह की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। जो अप्रेजर जो है वो खुद रीअसेसमेंट कर सकता है। तो आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें फर्स्ट वाला जो है, कैन बी रीअसेस्ड बाय प्रॉपर ऑफिसर ऑफ कस्टम्स, इज योर करेक्ट आंसर। Coming to question number 77, which of the following export promotion scheme is formulated and administered by Ministry of Finance? देखिए एफटीपी वाली जितनी स्कीम्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की हैं, बट ड्यूटी ड्रॉबैक स्कीम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है। आप देखिए डीईपीबी ये स्कीम ही खत्म हो चुकी है, ड्यूटी ड्रॉबैक ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ईपीसीजी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है, डीएफआईए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है। तो फिर ऑप्शन नंबर टू ड्यूटी ड्रॉबैक इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज आईटीसीएचएस? फर्स्ट ऑप्शन important trade classification harmonized system, this is not important. Second option, import trade classification harmonized and systematic. Import trade classification is correct, but harmonized and systematic is incorrect. Import trade classes harmonized system, this is also incorrect because इंपोर्ट ट्रेड क्लासेस नहीं होता, इंपोर्ट ट्रेड क्लासिफिकेशन होता है। फोर्थ ऑप्शन इंपोर्ट ट्रेड क्लासिफिकेशन करेक्ट, हार्मोनाइज सिस्टम करेक्ट। सो फोर्थ ऑप्शन इंपोर्ट ट्रेड क्लासिफिकेशन हार्मोनाइज सिस्टम इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 79, कैन एन इंपोर्टर पे ड्यूटी वॉलंटरली टू अवॉइड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेंडिंग फाइनल असेसमेंट? यस, ही कैन पे। दिस इज एज सिंपल एज दैट। तो वो फाइनल असेसमेंट नहीं हुआ, प्रोविजनल असेसमेंट में ही अगर वॉलंटरली ड्यूटी का पेमेंट करना चाहता है तो कर दे, सरकार को क्या आपत्ति है। तो यस, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। 80, imported goods are warehoused and the ex bond bill of entry is filed after 90 days but before 1 year. माल इंपोर्ट हुआ, वेयर हाउस हुआ, एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री भी फाइल हुई, आफ्टर 90 डेज हुई बट बिफोर 1 ईयर हुई। गुड्स कैन बी क्लियर्ड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी तो सरकार छोड़ नहीं सकती, इनकरेक्ट है। द गुड्स कैन बी रिमूव्ड फॉर होम कंजम्पशन विद द परमिशन ऑफ कमिश्नर, कमिश्नर की परमिशन तो लेनी ही पड़ेगी जब भी आप करोगे। कमिश्नर मीन्स डिप्टी कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर या वट एवर। तो ये भी उतना सही नहीं है। द गुड्स शुड बी रिलीज टू द ओनर, हमेशा रिलीज ओनर को ही होगी, ये तो कोई शुड बी रिलीज टू द ओनर। देखिए इसमें अगर वो माल वेयर हाउस में भी सेल किया जा सकता है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ओनर को ही माल को रिलीज किया जाए। द गुड्स कैन बी क्लियर्ड ओनली ऑन पेमेंट ऑफ ड्यूटी विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट, दिस इज योर करेक्ट आंसर। The goods can be cleared only on payment of duty with applicable interest. Beyond 90 days अगर आप वेयर हाउसिंग में रखते हो तो आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है एप्लीकेबल ड्यूटी पे। तो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 81, कैन एन इम्पोर्टर relinquish द टाइटल टू द गुड्स एंड abandon द सेम? बिल्कुल relinquish कर सकता है अपना टाइटल इम्पोर्टर किसी भी माल से, बट कंडीशन ये है कि उसके साथ उस माल के संबंध में कोई ऑफेंस ना हुआ हो। तो हम ऑप्शंस देखते हैं। नो, वंस द गुड्स हैव बीन इंपोर्टेड ही कैन नॉट डिसओन द सेम, नहीं कर सकता है। यस, ही कैन अबंडन द गुड्स बिफोर द ऑर्डर फॉर क्लियरेंस हैज बीन गिवन बाय द प्रॉपर ऑफिसर फॉर होम कंजम्पशन और फॉर वेयर हाउसिंग प्रोवाइडेड नो ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, दिस इज योर correct answer. No offense should be has been committed. Third option, yes, only with the prior approval of the assistant commissioner of commissioner,
no prior approval is required. Fourth is none of the above. So option number 2 is your correct answer. Coming to next question. Question number 82. Who pays the customs duty if goods are pilfered after they are unloaded but before they are cleared from the port? अगर मान लीजिए कस्टोडियन की कस्टडी में है कोई आइटम, कोई माल, कोई गुड्स, और वो पिलफर्ड हो जाता है, तो एज पर सेक्शन 45 उस पर ड्यूटी लाइबिलिटी जो बनती है वो कस्टोडियन की बनती है। ऑप्शंस देख लीजिए। फर्स्ट कस्टोडियन, 2 इंपोर्टर, 3 कस्टम ब्रोकर, 4th नो वन बिकॉज गुड्स आर नॉट अवेलेबल। देन ऑप्शन नंबर 1 कस्टोडियन इज योर करेक्ट आंसर। 83. ISPM 15 standard applies to import and export of plywood, wooden pallets, wood pulp, sandwood. तो ये जो फ्यूमिगेशन होता है वो ISPM 15 होता है। वो किस पे होता है? वुडन पैलेट्स के लिए होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट 84. Goods are imported at Nhava Sheva port and transported to ICD Tughlakabad. Whether freight amount from Nhava Sheva to ICD shall be added in the assessable value. देखिए, हमारी कंट्री में फर्स्ट पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन जो है वहाँ तक का फ्रेट कैलकुलेट किया जाता है, वहाँ का फ्रेट इंक्लूडेबल होता है। इस केस में नावा शेवा पोर्ट पे शिपमेंट आई, वहाँ से ट्रांसशिप हुई आपकी तुगलकाबाद, तो वो जो ट्रांसशिपमेंट के का जो फ्रेट है वो इंक्लूडेबल नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, यस 20% ऑफ FOB वैल्यू, ये गलत है। यस एक्चुअल फ्रेट अमाउंट फ्रॉम नावा शेवा टू ICD, ये भी गलत है। थर्ड नो, ये करेक्ट आंसर है। एंड फोर्थ नन ऑफ द एबव, थर्ड वन इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू 85. What needs to be paid if the warehouse goods remain in the warehouse beyond the permissible warehousing period? वेयरहाउसिंग पीरियड के बाद जितनी परमिशन आपको मिली है उसके बाद वो एक बार ख़त्म हो जाए, तो उसके बाद अगर आप माल नहीं निकालते हो तब क्या होगा? फुल अमाउंट ऑफ ड्यूटी टुगेदर विद इंटरेस्ट, फाइन एंड पेनल्टी आपको क्या देना पड़ेगा? फुल अमाउंट ऑफ ड्यूटी अलॉन्ग विद एप्लीकेबल इंटरेस्ट, एप्लीकेबल फाइन एंड पेनल्टी, नन ऑफ द अबव। देखिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा। पहले तो आपको ड्यूटी देना पड़ेगी, फिर बियॉन्ड 90 डेज जितने दिन हो गए उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फिर चूंकि आपने ऑफेंस कमिट किया है, आपको परमिशन इतने दिन की थी उसके बावजूद आपने निकाला नहीं, तो उस पर फाइन एंड पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 फुल अमाउंट ऑफ ड्यूटी टुगेदर विद इंटरेस्ट, फाइन एंड पेनल्टी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट question number 86. Which is not relevant for the purpose of classification in case of imported goods? क्लासिफिकेशन के लिए, इंपोर्टेड गुड्स के क्लासिफिकेशन के लिए क्या चीज रिलीवेंट नहीं है? पहला है आपका चैप्टर नोट इन कस्टम टैरिफ, चैप्टर नोट रिलीवेंट होते हैं, सेक्शन नोट रिलीवेंट होते हैं, HSN एक्सप्लेनेटरी नोट्स ये भी रिलीवेंट होते हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्लासिफिकेशन में रिलीवेंट नहीं होती, बट एक बार क्लासिफिकेशन हो जाए उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट के लिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या कहती है ये देखा जाता है, राइट? तो फोर्थ ऑप्शन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट 87. EODC इन रिस्पेक्ट ऑफ एडवांस ऑथोराइजेशन स्टैंड्स फॉर, एडवांस लाइसेंस जो होता है, एडवांस ऑथोराइजेशन, उसमें EODC क्या होता है? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म होता है EODC का। तो देख लीजिए कौन कौन से ऑप्शन है। एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर ड्यूटीज एंड सेल्स, गलत है। एक्सपोर्ट ऑर्डर फॉर ड्यूटी सर्टिफिकेट, गलत है। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर।
Coming to question number 88, the goods imported are damaged due to heavy rains and floods. While being in the custody of custodian, which of the following is correct? The custodian has to pay the requisite duty. The proper officer can give abatement of duty payable for the damage caused. The duty has to be paid by the importer as the goods have already been imported. None of the above. सेक्शन 22 कहता है कि वाइल इन कस्टडी अगर कोई डैमेज होता है तो उस पर अबेटमेंट मिलता है इन प्रपोर्शन टू योर डैमेज पार्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2, द प्रॉपर ऑफिसर कैन गिव अबेटमेंट ऑन ड्यूटी पेबल फॉर द डैमेज caused is your correct answer. Coming to next question number 89, as per the legal metrology packaged commodities rules 2011 as amended, which of the following need not to be mandatorily declared on the packages of imported food items? इन चार ऑप्शंस में से क्या कौन सा आइटम उस माल पे मैंडेटरीली लिखा हुआ नहीं भी हो सकता है? क्या है? नेम ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन मैन्युफैक्चरर कंपलसरी है। बेस्ट बिफोर और यूज बाय द डेट मंथ एंड ईयर, ये भी कंपलसरी है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, ये भी कंपलसरी है। बार कोड और क्यू आर कोड, क्यू आर कोड इज ए न्यू कंसेप्ट एंड दिस इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग। इन 2011 QR code was very new at that time, so it was not mandatory and it was never mandatory. So option number 4 is your correct answer. Coming to question number 90, a bill of entry can be presented not exceeding days prior to the arrival of vessel. कितने दिन पहले प्रायर में आप बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो? तो दैट इज 30 डेज एज पर सेक्शन 15। कितने दिन? 30 डेज। आपके ऑप्शंस हैं 14 डेज, 30 डेज, 60 डेज, नन ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। 91, इन केस ऑफ इंपोर्ट बाय एयर where cost of transport up to the place of importation is available, such cost shall not exceed which percentage of FOB value? देखिए, प्लेस ऑफ इंपोर्टेशन पे बाय एयर शिपमेंट आई है तो कितने परसेंटेज ऑफ FOB वैल्यू से आपका फ्रेट ज़्यादा नहीं हो सकता? तो एज पर कस्टम वैल्यूएशन रूल्स दैट इज 20%। कितने परसेंट है? 20%। ऑप्शन in case of import by air where cost of transport up to the place of importation is available, such cost shall not exceed which percentage of FOB value? 20%, 21.125%, 1.125%, 1%। आपका CVR जो है कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 कहता है कि अगर बाई एयर शिपमेंट आई है तो फ्रेट कॉस्ट 20% से ज़्यादा कंसिडर नहीं की जाएगी, इवन दो इट मे बी हायर। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92, whether part delivery of an import consignment in a bill of entry possible? देखिए, जितना माल आपके BL में लिखा हुआ है इतने पैकेट इतने केजी, या एयरवे बिल में लिखा हुआ है उतने ही माल के लिए आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी पड़ेगी। पार्ट शिपमेंट का कोई फंडा नहीं है इफ यू आर फाइलिंग बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन। पहली चीज तो ये। बट इन केस ऑफ कंटेनर्स का मूवमेंट जो होता है वो आते जाते हैं निकलते जाते हैं, पर बिल ऑफ एंट्री एक ही फाइल होती है। पार्ट बिल ऑफ एंट्री कभी फाइल नहीं होती। बट अगर कुछ कंटेनर नहीं आते
इन दैट केस आपकी पार्ट डिलीवरी हो सकती है। यस इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टेंसेज लाइक नॉन रिसिप्ट ऑफ सम ऑफ द कंटेनर्स एटसेट्रा, तो पार्ट डिलीवरी हो सकती है। यस एज पर द चॉइस ऑफ इम्पोर्टर कस्टम ब्रोकर, उसमें चॉइस नहीं होती, दैट इज मैंडेटरी कि जितना माल आप आपके हाउस या हाउस HVL में लिखा हुआ है उतने के लिए आपको बिल ऑफ एंट्री फाइल करनी ही पड़ेगी। नो फुल कंसाइनमेंट हैज टू बी डिलीवर्ड एट वन गो, नन ऑफ द एबव। इन exceptional circumstances first option is your correct answer. So yes in specified circumstances like non receipt of some of the containers etc, part delivery of an import consignment in a bill of entry is possible, right? Coming to question number 93, the rate of duty in respect of an bill of entry for home consumption is taken as the rate now coming to question number 93, the rate of duty in respect of an bill of entry for home consumption is taken as the rate as on the presentation of bill of entry for home consumption or date of entry inward whichever is later, the rate as on the actual clearance of goods for home consumption, the rate as on date of examination of goods, fourth none of the above। सेक्शन 15 ऑफ कस्टम्स एक्ट कहता है कि जिस दिन आपकी बिल ऑफ एंट्री प्रेजेंट होगी उस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, बट इन केस ऑफ प्रायर बिल ऑफ एंट्री जिस डेट को आपकी इनवर्ड एंट्री होगी उस डेट की रेट ऑफ ड्यूटी एप्लीकेबल होगी। इट मीन्स योर ऑप्शन नंबर 1 is the correct answer, the rate as on the presentation of bill of entry for home consumption or date of entry inward whichever is later। Coming to question number 94, how many attempts are allowed to a person to clear the examination prescribed under regulation 6 of customs broker licensing regulation 2018। कस्टम ब्रोकर लाइसेंसिंग रेगुलेशन 2018 के अनुसार आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं CB एग्ज़ाम पास करने के लिए। कस्टम ब्रोकर बनने के लिए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। आपके ऑप्शन है 4 अटेम्प्ट्स, 6 अटेम्प्ट्स, 3 अटेम्प्ट्स, 5 अटेम्प्ट्स। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 95, what is the rate of interest applicable if the refund is delayed beyond 3 months from the date of final assessment। आपका जो रिफंड होता है अगर वो 3 महीने के बाद भी प्रोसेस नहीं होता, मतलब 3 महीने नॉर्मल टाइम है, 3 महीने में आपका रिफंड क्लेम प्रोसेस हो जाना चाहिए डेट ऑफ एप्लीकेशन फाइलिंग, कंप्लीट एप्लीकेशन फाइलिंग से। उसके बाद जो है आपको
इंटरेस्ट देती है गवर्नमेंट आपके रिफंड के अमाउंट पे, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 6% है। तो आपके ऑप्शन जो हैं, फर्स्ट है 12%, सेकंड है 15%, थर्ड है 18%, फोर्थ है 6%। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर एज पर सेक्शन 27A। Coming to question number 96, all edible products can be imported only if their valid shelf life is not less than। देखिए, जब सेल्फ लाइफ 60% से नीचे हो तब आप उस आइटम का इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब देखिए आपके ऑप्शंस, 50% ऑफ ओरिजिनल सेल्फ लाइफ और 3 months बिफोर एक्सपायरी विच एवर इज लेसर। 60% of original shelf life or 3 months before expiry whichever is less। 70% of original shelf life or 3 months before expiry whichever is less। 80% of original shelf life or 3 months before expiry whichever is less। आपका ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, 60% ऑफ ओरिजिनल सेल्फ लाइफ। Coming to question number 97, whether custom brokers employees issued photo identity card under form F, G and H are authorized to sign the declarations filed before the customs। देखिए, कस्टम डिक्लेरेशंस पे फाइल करने की जो अथॉरिटी है वो सिर्फ F कार्ड और G कार्ड को है। H कार्ड किसी भी डिक्लेरेशन पे साइन नहीं कर सकता। इट मीन्स व्हाट कि पहला है आपका ऑप्शन यस, गलत है। नो ओनली फॉर्म F एंड G आर ऑथोराइज टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड वन इज नो ओनली फॉर्म F एंड H आर ऑथोराइज टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, H इज नॉट ऑथोराइज टू साइन द डॉक्यूमेंट, दिस इज द इनकरेक्ट आंसर। नो ओनली फॉर्म G एंड H आर ऑथोराइज टू साइन द डॉक्यूमेंट्स, नो, F card holder can sign all the documents pertaining to import or export clearance, so this is also a incorrect answer। Option 2 is your correct answer। Coming to next question, question number 98, in case of import of textile, a pre-shipment certificate from a textile testing laboratory accredited to the national accreditation agency of the country of origin is not available, then sample to be tested from। जितने भी टेक्सटाइल से रिलेटेड आइटम आते हैं सबकी टेस्टिंग जो होती है वो टेक्सटाइल कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स में होती है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में TTC, टेक्सटाइल टेस्ट कमेटी। तो आपके ऑप्शंस हैं टेक्सटाइल कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, CRCL लेबोरेटरी, FSSAI, IIT। ऑप्शन नंबर 1 टेक्सटाइल कमेटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज योर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 99, what is the duration for sanctioning refund under section 27 after which interest on such refund is payable by the department। so this is the concept, this is a coincidence कि आपका ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पहले भी हमने पढ़ा कि 6% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है आफ्टर 3 months, तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो 3 months है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 1 month, second option is 3 months, third option is 6 months, fourth option is 1 year। correct answer is 3 months, option number 2। coming to next and last, Xbox value rupees 90,000, inland freight rupees 10,000, ocean freight rupees 50,000, what should be the ocean freight be taken in above case in case of imports by air। दिस इज ऑल्सो ए रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन, या आप ये कह सकते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। हमने पढ़ा था कि कस्टम वैल्यूएशन रूल्स 2007 कहते हैं कि अगर शिपमेंट बाय एयर आती है तो फ्रेट का जो अमाउंट है वो 20%
ऑफ एफओबी वैल्यू से ज़्यादा नहीं हो सकता, राइट। इस केस में एक्स वर्स वैल्यू कितनी है 90,000, इनलैंड फ्रेट ओरिजिन का कितना है 10,000, टोटल हो गया 1 लाख रुपीज। इसकी वैल्यू कितनी हो गई एफओबी 1 लाख रुपीज। ओसिन फ्रेट रुपीज 50,000। अब देखिए 20% से अगर ज़्यादा नहीं हो सकता तो 1 लाख का 20% कितना हुआ 20,000। तो आपका जो फ्रेट पार्ट होगा वो 20,000 से ज़्यादा नहीं होगा। ऑप्शंस देखते हैं, रुपीज 60,000, दिस इज इनकरेक्ट। रुपीज 50,000 जो कि एक्चुअल अमाउंट है, चूंकि ये दैट इज फार बियॉन्ड 20,000 रुपीज, तो ये तो गलत आंसर है। 18,000 कहीं से कहीं तक नहीं है, 20,000 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज 20% ऑफ एफओबी वैल्यू, राइट। तो दोस्तों इस तरह से हम 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 101 to 150 क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।